नमस्कार छात्रों, आज की इस वर्चुअल क्लास परियोजना में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्य मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तभी तो हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ता है और विकासशील देश कहला रहा है। और यदि सारे राज्य मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो हमारा देश प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश के सभी राज्य, उनके अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, वे अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सभी में आपस में उनमें समन्वय होता है, वे आपस में सहयोग करके कार्य करते हैं। इसीलिए हमने सुनते हैं कि हमारा देश महान कहलाता है। तो बच्चों, यही बात हमारे सजीवों में भी लागू होती है। सजीवों का शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सभी कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं, लेकिन उनके साथ साथ वे अंगों का निर्माण भी करती हैं और शरीर में अनेक प्रकार के अंग होते हैं। लेकिन सारे अंग मिलजुल कर ही कार्य करते हैं, तभी पूरा शरीर संपूर्ण रूप से सही ढंग से कार्य कर पाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, यदि हृदय ने ही काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? आपको पता है कि क्या होता है। तो चलिए बच्चों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इसके लिए विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं। श्री शैलेंद्र निगम जी, जो कि व्याख्याता हैं गांधीनगर में, और अब आपको वो आगे आपका नियंत्रण एवं समन्वय पे चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी। नमस्ते विद्यार्थियों, धन्यवाद अमिता। आज हम आपको सजीवों के उन कार्यकलापों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कि सजीवों के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की अनेकानेक गतिविधियां जो विभिन्न प्रकार से आयोजित होती हैं, संचालित होती हैं, जिसमें कई अंगतंत्र और कई अंग के साथ साथ उनके साथ कोरिलेशन, समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं सर कि अपने जैसे पिछली कक्षाओं में इन्होंने पढ़ा था कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और यदि यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि यदि ये तंत्र सारे एक साथ कार्य नहीं करेंगे या पाचन का कार्य नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। जी हाँ, जी। तो यही शायद आप बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम एक उदाहरण से आपको बता सकते हैं कि जैसे भोजन ग्रहण करने की क्रिया है, ये हमारे स्क्रीन में आएगा आपके सामने, ये देखेंगे आप। यहाँ पे भोजन ग्रहण करने की क्रिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि कई अंग एक साथ कार्य कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे हाथ, नाक, आँख, मुंह, जबड़े और लार ग्रंथियाँ, यहाँ पे इतने सारे अंग मिल करके भोजन ग्रहण करने की क्रिया में हमारा काम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय हाथ हमें भोजन को मुंह तक ले जाने में सहयोग देता है, नाक हमें भोजन को सूंघने में सहयोग देती है, आँख हमें भोजन को पहचानने में सहयोग करती है, दांत हमारे भोज्य पदार्थ को चर्ण करने में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में सहयोगी होती है। इसी प्रकार से लार ग्रंथियों से स्थापित होने वाले जो सिलर्वा होती है, लार होती है, वो हमारे भोज्य पदार्थ का मुंह में ही धीरे धीरे पाचन की क्रिया में सहयोग प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे और उदाहरण आप बता दीजिए ताकि उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या होता है ये। मैडम, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक और एक्टिविटी है हमारी शरीर की क्रिया विधि है। आप देखेंगे कि दौड़ते समय जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हृदय की धड़कन, स्पंदन तेज हो जाती है और साथ साथ हमारी जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि जिसमें हम सांस वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपने फेफड़ों तक, और फेफड़ों से हम कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों को बाहर निकालते हैं। ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि है जिसमें हम निःश्वसन और निःश्वसन कहते हैं। इसमें हमें ज़्यादा आपको बताना नहीं छात्रों, क्योंकि इतना ही आपके कोर्स में है। तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है,
श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है, लेकिन हम जैसे ही ठहरते हैं, रुकते हैं, तो हमारे श्वासोच्छ्वास की दर धीरे धीरे सामान्य होने लगती है और हृदय की जो स्पंदन दर है वो भी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। तो यहाँ पे ये दो उदाहरण हमने छात्रों आपके सामने बताए हैं, जो जिसमें कि विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र कार्य करते हैं और एक कार्य को संपादित करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि छात्रों, एक सजीव के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार के तंत्रों के द्वारा संचालित होती है, वो सजीव की स्थिति को चिन्हित करता है। छात्रों, यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं कि सजीवों के अंदर इसके साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं, आंतरिक गतिविधियाँ, जो हमारे बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती हैं। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि वातावरण के साथ भी जो मिलकर है कुछ अनुकूलन सा होता है जो कि हमारा शरीर उसको करता है, तो उसको भी यदि आप उदाहरण से बताएंगे तो बच्चों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, ये आपने अच्छी बात बताई कि जैसे हम देखते हैं छात्रों कि जब वातावरण का तापक्रम बढ़ता है, वातावरण के तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर का भी तापक्रम बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप हमें अधिक प्यास लगती है, हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, हमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि पानी जो है वो हमारे शरीर को पसीने के रूप में बाहर निकलता है। और जब गर्मियों के दिन में शायद इसीलिए ज़्यादा पसीना आता है और ठंडों में पसीना नहीं आता है, क्योंकि तापक्रम शायद वो बना के रखने के कार्य करता है। तो वो बाहर का वातावरण का तापक्रम, वो शरीर के आंतरिक वातावरण का तापक्रम, वो पानी की कमी को, जल को अधिक ग्रहण करके हम उसको पूरा करते हैं। इसके साथ ही दूसरी हम एक और उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। जब पर्वतारोही या ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर चढ़ते समय हमारी श्वासोच्छ्वास की गति दर तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप और अधिक हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण लाल रुधिर कणिकाएं का विघटन होता है और विघटन के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन को कमी को पूरा करते हैं। तो ये दो उदाहरण हम सामने रखते हैं और देखते हैं कि इन उदाहरणों के साथ हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि शरीर में होने वाली अनेक क्रियाएं जो शरीर के बाह्य, आंतरिक और शरीर के द्वारा संचालित की जा रही हैं, वो एक निश्चित तौर पे सुव्यवस्थित ढंग से समन्वय और नियंत्रण करके सजीवों के अंदर संचालित होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नियंत्रण और समन्वय है वो सजीवों में किस प्रकार से होता है। नियंत्रण और समन्वय सजीवों में दो प्रकार से होता है। एक होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा होता है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। सर एक मिनट, ये आपने ये तो बताया कि बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण के साथ अनुकूलन बनाए रखते हैं, लेकिन इस स्थिति को भी बच्चों कुछ कहा जाता है और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा उसको प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो सर उस स्थिति को भी आप बता दीजिए कि वो क्या स्थिति होती है और क्या कहलाती है, और उसको यदि बच्चे परीक्षा में लिखें तो वो किस तरीके से उसको परिभाषित करेंगे। ये स्थिति कहलाती है स्थायी दशा, स्थायी स्थिति। इसमें हम छात्रों देखते हैं जहाँ पर स्थायी दशा या जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, इसको हम स्क्रीन में देखते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखेंगे आप कि हमारे शरीर में वो व्यवस्था पाई जाती है जो शरीर के बाहर और शरीर के अंदर अनुकूलन बनाए रखने में सहयोगी होती है तथा शरीर के आंतरिक और बाह्य वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे कि शरीर के अंदर एक निश्चित स्थिति, एक स्थायी स्थिति, स्थायी दशा हमारे शरीर में बनी रहती है। इसी को हम स्थायी दशा या होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये सजीवों के अंदर पाई जाने वाली अपने आप में एक स्वतः ही क्षमता होती है।
हाँ, तो ये कई बार बच्चों की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि होम्योस्टैसिस हम किसे कहते हैं, और परीक्षा में यदि आपको आता है तो आप उसको किस तरीके से परिभाषा के रूप में लिखेंगे। चाहे तो आप एक बार और अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और ध्यान से उसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और चाहे तो नोट भी कर लीजिए कि होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। छात्रों नोट कर लीजिए इसको। हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जो बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होती है तथा शरीर की आंतरिक स्थिति में एक समान स्थिति तथा स्थायी दशा बनाए रखती है। शरीर में स्थायी दशा बनाने की क्षमता को स्थायी दशा एवं स्थिर अवस्था कहते हैं। यही स्थिति होम्योस्टेसिस कहलाती है। बहुत अच्छा सर। अब आप बात कर रहे थे सर कि बहुकोशिकीय जीवों में दो प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जिसमें कि आपने बताया था कि एक होता है रासायनिक और दूसरा होता है तंत्रिकीय। तो थोड़ा सा रासायनिक रूप में किस प्रकार से तंत्रीय होता है वो बताइएगा, नियंत्रण और समन्वय की क्रिया। अच्छा, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, जैसा पूर्व में बताया मैंने कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन के बने होते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को, वृद्धि, विकास तथा अंगों की क्रिया गति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन यहाँ पे ग्रीक शब्द से है, ग्रीक भाषा में शब्द से हार्मोन का अर्थ है यहाँ पे उत्तेजित करने वाले, क्रिया गति को तीव्र करने वाले। तो छात्रों, अब मैं आपको बहुकोशिकीय जीवों एवं एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहले हम एक कोशिकीय जीव में देखें। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए इनमें कुछ विशेष प्रकार के अंग कोशिका में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि इनकी सरल, बहुत ही रचना जो होती है बहुत सरल होती है, क्योंकि ये एक ही कोशिका के होते हैं, शायद इसीलिए इनमें कोई अलग से विशेष तंत्र नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि एक कोशिकीय है तो सारी जैविक क्रियाएं वो एक ही कोशिका के अंदर हो जाती है, संचालित होती है। बहुकोशिकीय जीवों में हम बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय सबसे पहले हम पादपों के ऊपर चर्चा करते हैं। पादप में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है। पादप में नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पादपों में पाया जाता है। पादपों में भी विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ उनके विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं और उन स्थानों से वे वृद्धि और गतियों को तथा जो उनके संवहनी उत्तक है उनके द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं और उनकी वृद्धि विकास को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इन्हें भी हम पादप हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे हम पादप हार्मोन की परिभाषा आपके सामने मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। कृपया इसको एक बार और देख लें और अगर आपको नोट करना है तो उसे नोट कर लीजिए स्क्रीन में। पादप हार्मोन, एक बार और मैं इसकी परिभाषा रिपीट कर देता हूं आपके सामने। पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पादप के निश्चित स्थानों पर संश्लेषित होते हैं तथा संवहन उत्तकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर उनकी वृद्धि व विकास संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इन्हें वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं।
वृद्धि नियंत्रक शायद इसलिए भी है कि क्योंकि ये केवल वृद्धि ही नहीं करवाते हैं, बल्कि कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो कि वृद्धि रोधक भी होते हैं। इसीलिए हम इनको वृद्धि नियंत्रक कह रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलेटर्स, जिनको हम कहते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि ये केवल वृद्धि को बढ़ा ही नहीं रहे, ग्रोथ करा ही नहीं रहे केवल, बल्कि कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रोथ को रोकते भी, या उनको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए अब आप आगे बता दीजिए उनको कि कितने प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, कृपया इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, इसको स्क्रीन में आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, साइटोकाइनिन और वृद्धि रोधक, जिसे हम एब्सिटिक एसिड भी या ABA हार्मोन भी कहते हैं। छात्रों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से खास तौर से, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि पादप हार्मोन्स कितने वर्गों में विभाजित हैं और वह कैसे कार्य करते हैं। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कितने प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं और उनके प्रत्येक का कार्य क्या होता है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्व में बता दिया है। सबसे पहले हम पादप हार्मोन ऑक्सिन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सिन हार्मोन, यहाँ पे हम फिर मैं स्क्रीन में आपके सामने उसके कुछ कार्य बताने जा रहा हूँ, आप उसे देखिए। पादप हार्मोन में सबसे पहले जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये पादप की वृद्धि, विकास और कोशिका का दीर्घीकरण, पादप गतियों का नियंत्रण, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक, पत्तियों को गिरने से रोकता है। ये उनके पादप हार्मोन के सामान्य कार्य हैं जो कि ऑक्सिन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। नंबर दूसरा होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन हम देखेंगे तो वो पादप की लंबाई में वृद्धि, नंबर दूसरा बीजों के अंकुरण को उत्तेजित करना, इनके प्रयोग से बेमौसम पुष्प उगाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इसको चिन्हित करिएगा कि इनका उपयोग के द्वारा कृषि में अधिक उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप बेमौसम में पुष्प उगाए जाते हैं और उनको अप्राकृतिक रूप से उनमें परागण की क्रिया कराई जाती है। नंबर 4 है जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य, वह हैं कोशिका विभाजन में सहायक। तो ये हो गए छात्रों जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य। छात्रों, नंबर 3 जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन होता है। यहाँ पे साइटोकाइनिन के भी हम थोड़ा सा लक्षणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीन में आपके सामने मैं लक्षण दिखा रहा हूँ, आप कृपया उसे देखिए। देखिए, पहला इसका लक्षण है, इसके जो कार्य हैं जो पादप में संचालित करते हैं, कोशिका विभाजन का नियमन करना, पार्श्व कलिका की वृद्धि करना, मूल और पत्तियों की वृद्धि करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ आते हैं। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है उसमें कुछ 4 प्रकार के कार्य आते हैं, रासायनिक पदार्थ आते हैं। इसमें नंबर 1 है काइनिन, केलाइन, जिएटिन और फ्लोकोजिन। ये 4 रासायनिक पदार्थ साइटोकाइनिन हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, जो अगला हार्मोन है पादप हार्मोन, जिसे हम ABA हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। कृषि में इस हार्मोन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके जो कार्य हैं, नंबर 1 देखेंगे आप, बीजों के अंकुरण को रोकना। नंबर 2 पौधों में वृद्धि की गति को कम करना। नंबर 3 देखेंगे आप, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियमन करना। नंबर 4 है पत्तियों एवं फूलों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया का नियमन करना। नेक्स्ट है
विल्कन परत बनाने में सहायता करना। तो छात्रों, इस प्रकार से पादप हार्मोन के बारे में हमने चर्चा की, आपको थोड़ा बताया, इससे अधिक आपके कोर्स में नहीं है। तो पादप हार्मोन में से किसी भी एक हार्मोन के बारे में परीक्षा में उसके कार्य के बारे में पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से पादप हार्मोन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा। तो ये तो बात हुई अभी पादप हार्मोन्स के बारे में आपने बताया। अब कुछ जंतुओं में भी पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में भी आप बताएंगे, तो उनको ये पादप हार्मोन्स और जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स में भी थोड़ा सा अंतर भी समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। जी हाँ। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से पाया जाता है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पे हम रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय भी एक विशेष प्रकार की, उनमें शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पे ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां जटिल कार्बनिक पदार्थों का स्थापन करते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये शरीर के अंदर अनेकानेक कार्यों को, अंगों की क्रिया गति को, अंगों के विकास को नियंत्रित एवं समन्वित करने का कार्य करते हैं। इन्हीं को हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्थापित होते हैं। अब यहाँ पे छात्रों, ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। और ये मतलब बच्चे कई बार परीक्षा में इसका उत्तर नहीं दे पाते, उनको ये समझ में नहीं आता कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किन्हें कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या होती है और उनकी आप परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिएगा, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा। यहाँ पे हम छात्रों अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा के बारे में नोट करें, उसको चिन्हित करें। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली वे ग्रंथियाँ होती हैं जो कि शरीर में विभिन्न प्रकार के स्थानों पर पाई जाती हैं, और उनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो हमारे सीधे रुधिर में जाकर मिलती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर के माध्यम से पहुंचती है। यहाँ पे हम चूंकि सीधे रुधिर में जाके मिलती हैं, इसलिए हम इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। इसीलिए शायद इनको डकलेस ग्लैंड्स या नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि ये जैसे कि आपको पता था कि आपने उसमें देखा था परिसंचरण तंत्र में कि जो रक्त होता है वो नलिकाओं में बहता है, इसलिए हम उनको नलिका युक्त कहते हैं। इसलिए वो धमनी और शिरा, हमने दो नलिकाएं बता दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रस स्रावित होता है वो क्योंकि सीधा रुधिर में जाके मिल जाता है, इसीलिए हम उनको डकलेस या फिर नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। तो आगे बताइएगा कि अब कितने प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं हमारे यहाँ। जंतुओं में ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कई प्रकार की होती हैं। यहाँ पे स्किन के अंदर आपको वो ग्रंथियों के नाम दिखाए जा रहे हैं। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि एवं लिंक ग्रंथियाँ। छात्रों, यहाँ पे इन ग्रंथियों की जो स्थिति होती है शरीर में, जो पोजीशन होती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन में आंतरिक स्थिति, मानव शरीर की आंतरिक स्थिति बता रहा हूँ, आप उससे देखिएगा। हाँ, ये इनको क्योंकि परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि नामांकित चित्र द्वारा इसको समझाइए कि नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए कि आपकी ग्रंथियाँ कौन कौन सी शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं। तो आप चित्र के माध्यम से उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और उनकी स्थिति भी कि वे कहाँ स्थित हैं, ताकि आप
नामांकित चित्र यदि आपको बनाने को आता है तो आप उसको सही ढंग से और सही नामांकन करके कर सकते हैं। तो आइए आप देखिए अब स्क्रीन पे कि आपका किस तरीके से दिखाया जा रहा है और कैसे कहाँ पर क्या चीज़ होती है। तो बिल्कुल सही सही नामांकन कीजिए, गलत बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखिए अब आप स्क्रीन पर। यहाँ पे स्त्री और पुरुष दो के चित्र दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर पीनियल जो हमारे मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है, उसकी स्थिति मस्तिष्क वाले भाग में होती है। नंबर दूसरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। नंबर तीसरी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि जो हमारे गर्दन या ग्रीवा वाले भाग में पाई जाती है। इसी से लगी हुई पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब हम अपने उदर भाग में देखें एब्डोमिनल रीजन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो कि वृक्क के ऊपर पाई जाती है। उसी के पास पेनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि। स्त्रियों में लिंग और पुरुषों में लिंग ग्रंथियां अलग अलग होती है। स्त्रियों की लिंग ग्रंथि को ओवरी कहते हैं या अंडाशय। पुरुषों की लिंग ग्रंथि को टेस्टिस या ब्रेस्ट कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे हमने कुछ ग्रंथियों के बारे में आपको उनकी पोजीशन के बारे में बताया। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको और स्पष्ट चिन्हित करना चाहूँगा कि ये एक और चित्र आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए कितना स्पष्ट मस्तिष्क का चित्र है। इसमें हाइपोथैलेमस की पोजीशन, यहाँ पे पेन रखा हूँ, वहाँ देखिए आप हाइपोथैलेमस की पोजीशन कितनी क्लियर है, स्पष्ट है। उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि मनुष्य के शरीर की। ये रहती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको ये भी कहा गया है कि ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जी हाँ, जी। तो और बच्चों को परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को क्यों कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा और यदि आप बताएंगे तो आसानी से वो इसका प्रश्न का उत्तर भी दे सकेंगे और उसको समझ भी सकेंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। जी छात्रों, पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन्स स्रावित होते हैं। लगभग इनकी संख्या 13 होती है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को और अंगों की क्रिया गति को नियंत्रित करने के कार्य करते हैं। साथ साथ ही हमारे शरीर में पाई जाने वाली अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को जाते हैं ये हार्मोन, और उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को निकलने के लिए प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसलिए छात्रों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसकी परीक्षा में महत्वपूर्णता देखते हुए इसकी परिभाषा को चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन में इसकी परिभाषा रख रहा हूँ, कृपया देखिएगा। इसको नोट करना चाहे तो मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट करिएगा। पीयूष ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पिट्यूटरी राइन हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का भी नियमन करते हैं। इसी कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, और साथ ही साथ नोट भी कर लीजिए कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ताकि आप इसका उत्तर सही सही लिख सकेंगे। छात्रों, फिर मैं पीयूष ग्रंथि के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की पोजीशन के बारे में आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। स्क्रीन में देखिएगा आप, उनकी स्थिति क्या होती है। स्क्रीन में जी हाँ, मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। देखिए और स्पष्ट और क्लियर हो रहा है। मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क वाले भाग पे
हाइपोथैलेमस से लटकी हुई एक गोल मटर के शेप की संरचना पाई जाती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जब पीयूष ग्रंथि के बारे में भी मैंने आपको मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है वो आपको बताया। गर्दन ग्रीवा में देख रहे हैं आप, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जा रही है। थायराइड ग्रंथि, ये कितना स्पष्ट चित्र आपके सामने है। इसकी भी कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं, इसके भी कई कारण हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। एक और चित्र स्क्रीन के सामने आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये देखिए, बाकी शेष जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनकी भी स्पष्ट पोजीशन आपके सामने और मैं बताने जा रहा हूँ। थायराइड ग्रंथि के पास ही पेराइड थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। एब्डोमिनल पोर्शन में पैनक्रियास और किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार से स्त्री में ओवरीज, अंडाशय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, मेल में या नर में यहाँ पे देखिए ये टेस्टिस, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, ये लिंग ग्रंथियाँ होती हैं जो कि स्पष्ट आपके सामने दिखाई गई है स्क्रीन में। इससे आपको ये छात्र पता चलेगा कि इनकी पोजीशन, इनका स्थान क्या है शरीर में। तो छात्रों, अब हम इन ग्रंथियों से निकलने वाले इनकी क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इससे जो हार्मोन निकलता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर वृद्धि, उपापचय, तापमान की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है तथा इसकी सक्रियशीलता, इसकी सक्रियता, इसके स्त्रावण से भी कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे सामान्य तौर पे जो आपको अध्याय में है वो घींगा नामक रोग के बारे में बताया गया है। गोइटर, जिसे सामान्य गोइटर या सामान्य घींगा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। नंबर दूसरी ग्रंथि है जिसे हम अग्नाशय या पैंक्रियास के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि से आपके अध्याय के अनुसार इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। वैसे भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से ग्रंथि है, क्योंकि शायद एक बीमारी जिसको हम कहते हैं मधुमेह, वो भी बीमारी इससे होती है, पैनक्रियास से। तो अब आप थोड़ा जल्दी इनको बता दीजिए, क्योंकि हमारे को घड़ी भी समय दिखा रही है कि हमें जल्दी करना है, तो आप इनको सभी को जल्दी बता दीजिएगा। इंसुलिन से शर्करा, मधुमेह का रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर शर्करा की बीमारी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हाँ। नेक्स्ट ग्रंथि आप देखेंगे वह है ओवरीज, फीमेल में। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्त्रियों में विकसित करने का कार्य करता है। इसी पुरुषों में टेस्टिस जो ग्रंथि होती है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो तृतीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वो भी दर्शाता है। इसलिए वो दोनों में, मेल और फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन के नाम से और फीमेल्स में एस्ट्रोजन के नाम से स्रावित होते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना कि किस तरीके से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक रूप से होता है। तो बच्चों, अब कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि तंत्रिकीय समन्वय किस प्रकार होता है। तब तक के लिए नमस्कार।